बस। चलो चैप्टर नंबर 3 है ना, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़े चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। इसमें हमने पहले 3 तरह के रिस्क देखे, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, ऑडिट रिस्क। ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट। कंट्रोल रिस्क वो रिस्क है कि कंट्रोल कैन नॉट बी एंड अ कंट्रोल इम्प्लीमेंटेड बाय द मैनेजमेंट, है ना, इन ऑपरेशन कैन नॉट प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट अ मिसट्रीटमेंट। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है कंट्रोल रिस्क में, मोर एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल लेस द कंट्रोल रिस्क। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क में हमने देखा था कि सैंपलिंग रिस्क होता है, नॉन सैंपलिंग रिस्क होता है। सैंपलिंग रिस्क क्या है, दैट अ कंक्लूजन drawn out of the samples is different from the conclusion which would have been drawn if the entire population is subjected to the same audit procedures. फिर नॉन सैम्पलिंग रिस्क इज रिस्क विच लीड्स टू एन एरोनियस कंक्लूजन एंड दैट एरर इज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ सैंपल, मतलब नॉन सैम्पलिंग रिस्क। ठीक है, मतलब सैम्पलिंग के अलावा तुमने कोई प्रोसीजर, एप्लीकेशन ऑफ रॉन्ग प्रोसीजर। ठीक है, ओके, ये हो गया। फिर हमने इनहेरेंट बोला कि इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क एंटिटी को बिलोंग करता है। ठीक है, फिर हमने बोला इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क एंटिटी को बिलोंग करता है, ऑडिट रिस्क हमको बिलोंग करता है, डिटेक्शन रिस्क हमको बिलोंग करता है। ठीक है, कौन सा रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। अभी सुनो, ऑडिट रिस्क खुद में कुछ नहीं है, ठीक है क्या, डिटेक्शन रिस्क, कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, दैट्स इट। ठीक है, तो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क ये दो किसके हैं, एंटिटी के हैं। ये दोनों को मिला के बोला जाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क दोनों को मिला के बोलते हैं ऑडिट रिस्क। तो अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है और डिटेक्शन रिस्क भी ज्यादा है तो ऑडिट रिस्क भी ज्यादा ही होगा। ठीक है, अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है लेकिन ऑडिट रिस्क, डिटेक्शन रिस्क कम है तो ऑडिट रिस्क थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है ना। समझा ना, रिलेशनशिप समझ में आई, वेरी गुड। ठीक है, अब आगे आ जाओ। फिर हमने देखा था, ये क्वेश्चन देखे थे, ये आप देख लोगे, है ना। फिर हम आ गए थे 315 चालू कर दिए थे। 315 में हमने बोला था कि ऑडिटर को क्या करना होता है, ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना होता है और असेस करना होता है ROMM। और वो कैसे करेगा, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग को लेके, एंटिटी की एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेके, इंक्लूडिंग रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग को लेके। फिर हमने देखा था कि फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग द ROMM द ऑडिटर शेल, ये हमारा 315 का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, कि आपको अगर ROMM आइडेंटिफाई करना है ना, आपको अगर ROMM आइडेंटिफाई करना है तो ऑडिटर को क्या क्या करना है। हमने बोला था कि सर अगर ROMM आइडेंटिफाई करना है तो 4 चीजें करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट है आंसर से। ठीक है, इसमें आंसर लर्न करने का कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ लर्न ये करना है कि क्वेश्चन ये है और उसका आंसर ये है, वही लर्न करना है। ठीक है, तो क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम ROMM को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम ROMM को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये आइडेंटिफाई करते वक्त ऑडिटर को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना है रिस्क, है ना। उसके बाद में आइडेंटिफाइड रिस्क को क्या करना है, असेस करना है FS लेवल पे। फिर आइडेंटिफाइड रिस्क को असेस करना है असर्शन लेवल पे, और आखिर में करना है लाइक्लीहुड। ठीक है, सो आइडेंटिफाई द रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। यही हमने 315 की नाम में ही लिखा हुआ है कि आप रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग को समझ के, एंटिटी के एनवायरमेंट के अंडरस्टैंडिंग को समझ के, और उसके इंटरनल कंट्रोल को समझ के। ठीक है, आइडेंटिफाई द रिस्क, असेस करना आइडेंटिफाइड रिस्क को ऑन FS लेवल। ठीक है, ऑन FS एज अ होल। ठीक है, उसके बाद में रिलेट करना है आइडेंटिफाइड रिस्क को कि व्हाट कैन गो रॉन्ग एट असर्शन लेवल, असर्शन लेवल पे क्या क्या गलत हो सकता है वो समझना है। और आखिरी में रिस्क के कारण मिसस्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो ये रिस्क है, जो भी रिस्क हमने आइडेंटिफाई करे हैं इनके कारण क्या क्या पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स है, पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स है, और उन पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट का क्या मैग्नीट्यूड है कि आप उसको बोल दो कि ये मटेरियल हो गए। ठीक है, सो कंसीडर द लाइक्लीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट। ठीक है, कितनी लाइक्लीहुड है कि रिस्क के कारण मिसस्टेटमेंट हो जाएगा, नंबर 1, है ना। अब लाइक्लीहुड है तो देखो कि ये पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट जो है, ये पोटेंशियल मतलब जो मिसस्टेटमेंट हो सकता है, वो मिसस्टेटमेंट की कितनी मैग्नीट्यूड है कि उस पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट को आप बोल दोगे मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आपको समझ में आया, ये आंसर समझ में आया पक्का। पहला आंसर क्वेश्चन 315 का कि हम कर रहे हैं ROMM को आइडेंटिफाई और असेस, ये करते वक्त क्या करना है, तो ये 4 चीजें करनी।
समझ में आया? आपका मैप हेल्प करेगा, आपके क्वेश्चंस हेल्प करेंगे इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहला हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिस्क, फिर हमने ये पहला क्वेश्चन पढ़ा 315 में कि आप ROMM को आइडेंटिफाई कर रहे हो तो क्या क्या ध्यान में रखना है। अब हमने पढ़े कि RAP में क्या क्या होता है, RAP में क्या क्या होता है। ये तो सिंपल है, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये हो गए। अब इसमें सबसे पहला आता है इंक्वायरी। इंक्वायरी हम लोग क्यों कर रहे हैं सर? इंक्वायरी हम लोग कर रहे हैं एज अ RAP। बोलो इंक्वायरी एज अ RAP, बोलो AP एज अ RAP, OP एज अ RAP, है ना। हम इंक्वायरी का प्रोसीजर लगा रहे हैं RAP के स्टेज पे, और यही इंक्वायरी चैप्टर नंबर 4 में लगेगी FAB के स्टेज पे। क्लियर है? तो इंक्वायरी एज अ RAP कर रहे हैं, ठीक है। सो इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी, एंटिटी के अंदर जो भी लोग हैं उनकी इंक्वायरी करना। मच ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर बाय द ऑडिटर्स इंक्वायरी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनेजमेंट। बोले मैक्सिमम इंफॉर्मेशन तो मैनेजमेंट से मिल जाती है, लेकिन कभी कभी हमको दूसरे लोगों से भी इंक्वायरी करनी पड़ती है। फिर इसमें हमने देखा था कि इंक्वायरी आप करोगे इंटरनल ऑडिट, बोलो, और उसके साथ में रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन, दोनों सेम सेम थे, इंटरनल ऑडिट फंक्शन और रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन। फिर दूसरी थी आपकी लीगल काउंसिल, है ना, और लीगल काउंसिल था एक, और एक कौन था? देखो मत, दिमाग लगाओ, सोचो क्या था। चार मैंने डिस्कस किए थे ना, लीगल काउंसिल और एक एम्प्लॉय, वैसे एम्प्लॉय जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, याद है? ठीक है, ये चार मैंने कवर करवाए थे, ठीक है। इंक्वायरीज जो डायरेक्टेड है इंटरनल ऑडिट पर्सनल की तरफ, है ना। इससे क्या मिलेगा आपको? इससे जानकारी मिलेगी कि एक तो उसने जो क्वेरीज निकाली है उसका मैनेजमेंट ने कितना सीरियसली आंसर किया है, ठीक है, और दूसरा कि कितने सेटिस्फैक्टरी है इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का मेजर काम होता है इंटरनल कंट्रोल। मेजर काम क्या होता है? मेजर काम होता है इंटरनल कंट्रोल। उसके बाद में आते हैं इंक्वायरीज रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन के। इनके लिए क्या करते हैं? ऑपरेशनल रिस्क और रेगुलेटरी रिस्क, उनको मैनेज करते हैं, तो उसके बारे में जानकारी मिलेगी, बराबर बात है। जो लीगल काउंसिल है, जो अच्छा वो नीचे जो एम्प्लॉइज है जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस में इन्वॉल्व है, उनसे क्या मिलेगा? टू इवेल्युएट की जो अकाउंटिंग पॉलिसी इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस में सिलेक्ट हुई थी वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, ठीक है। उसके बाद में इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है कि सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, है ना, सिस्टम की कब कब फेलियर हुए थे, है ना। अरे भाई, जब आपको पता रहेगा कि सिस्टम में अगर जब आप इंक्वायरी करोगे सिस्टम पर्सनल से, आपको पता चलेगा कि सिस्टम में चेंजेस कितने लोग, अगर मान लो सिस्टम में चेंजेस करने वाले 50 लोग हैं, तो क्या वो सिस्टम सेफगार्डेड है? क्या चेंज करने के लिए एक या दो बंदे ऑथोराइज्ड रहने चाहिए ना, सब आके चेंज करेंगे, सिस्टम का पूरा बारह हो जाएगा। नॉर्मली क्या बोलते हैं, अगर आपकी व्हीकल है एक मैकेनिक ठीक करे तो बेटर है, डॉक्टर है अपन 10 अलग अलग, आज वायरल हुआ इसके पास में चल गए, कल उसके ऐसे रहता करते कि अपन अपना एक या दो डॉक्टर फिक्स रहता। क्यों? क्योंकि उसको अपने बारे में पता है। वैसा ही सिस्टम चेंज जो है वो बहुत सेंसिटिव मैटर है, आपको पता चलेगा कि सिस्टम चेंज को लेके इस कंपनी में क्या प्रोसीजर है, ठीक है। उसके बाद में आता है लीगल काउंसिल, है ना। लीगल काउंसिल से पता चलेगा कि इंफॉर्मेशन अबाउट लिटिगेशन कि कंपनी पे कौन से केस चालू है। और उसके बाद में मार्केटिंग या सेल्स पर्सनल की अगर आप इंक्वायरी करोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है और उन स्ट्रेटजी में हाल ही में कुछ चेंजेस किए हैं या नहीं। सिंपल है, हर नाम के आगे उसके लॉजिकल काम है, ठीक है। ओके, इंक्वायरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, पूछ सकते हैं। इंक्वायरी एज अ RAP, ठीक है। पहला किसको लग रहा है? जल्दी बिना देखे दिमाग चलाओ, बाद में मत बोला लर्न नहीं हो रहा। इंटरनल ऑडिट, देखो लर्न कैसे करना है, दो तो फंक्शन है, दो तो फंक्शन है, दो तरह के एम्प्लॉई है बीच में, ठीक है। और उसके बाद में दो तरह के आपकी स्टेज है, एक तो लीगल डिपार्टमेंट और एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। आपको ऐसा लर्न करना है, ये टेबल दिमाग में रखना है, ठीक है। पहली स्टेज क्या थी? दो फंक्शन है, एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन, एक रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन। इंटरनल ऑडिट इंटरनल कंट्रोल के बारे में बताएगा, रिस्क मैनेजमेंट ऑपरेशनल और रेगुलेटरी रिस्क के बारे में बताएगा। उसके बाद दो तरह की एम्प्लॉय हु इज इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस, वो आपको बताएगा अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट कैसे हुई है, ठीक है।
उसके अलावा दूसरा एम्प्लॉय सिस्टम पर्सन, वो बताएगा सिस्टम चेंज कैसे हुआ है, ठीक है, सिस्टम चेंज कैसे होता है। उसके बाद में लीगल काउंसिल बताएगा मैटर सच एज लिटिगेशन, ठीक है। अगर आप नहीं बोल रहे हो फिर बाद में मत बोलना, लर्न नहीं होगा, ठीक है। पांचवा मैटर क्या है, लीगल काउंसिल, वो क्या बताएगा लिटिगेशन के बारे में। और छठवा कौन है, मार्केटिंग, बताएगा कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या है और क्या चेंजेस उस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में। इंक्वायरी खत्म, 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, राइट। आगे क्या, किसका क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन लिखो। हाँ ठीक है, मैंने वो रिस्क रिस्क का नहीं लिखा, ठीक है लिखो। इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी, inquiries of management and others within the entity may provide a lot of information during risk assessment stage, may provide a lot of information during risk assessment stage, है ना। अभी जितना लिखा है उतना पढ़ो, समझ में आया, बराबर है। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आई क्या। अब इसमें आगे लिखो, प्लीज एन्यूमरेट द पर्सन्स with whom you will inquire in this regards. Please enumerate the person with whom you will inquire in this regards. कल चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट है, तैयार है ना, फाड़ने के लिए एकदम कंसेप्चुअली पूरा रेडी रहना है एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। चैप्टर 1 के पेपर्स आप लोगों के बचे हैं ना, नहीं ये तीनों के बचे ना, ठीक। में क्लास खत्म होने के टाइम पे एक बार है ना आप लोग सभी लोग जोरदार तालियां बजा दो अथर्व के लिए। इट वॉज अ फैंटास्टिक पेपर। आई थिंक अथर्व और एक दो जन है, प्रीत है, और जिनको आउट ऑफ मार्क्स मिले हैं एमसीक्यूज में। नवकारी है ना, अच्छा वो, अच्छा वहां पे क्या, मैं चेंज कर देता, सॉरी, ठीक है। तो आपको क्या लगा दूसरा अथर्व है, एक्सट्रीमली सॉरी, आई विल करेक्ट इट, ठीक है। तो इट वाज अ फैंटास्टिक पेपर। बाकी चलो अभी डिस्टर्ब नहीं करते, बाद में देखते हैं, ठीक है। चलो अभी आ जाओ एपी एनालिटिकल प्रोसीजर पे। तो देखो हमने क्या बोला, चीजों को समझेंगे, ठीक है। हमने क्या बोला, सर हम आरएपी लगा रहे हैं, तो हमने क्या लगाया सर, हमने इंक्वायरी लगाई, करेक्ट है। इंक्वायरी की बात खत्म होगी। हमने क्या बोला, आरएपी पे क्या क्या लगता है, इंक्वायरी लगती है, एपी लगता है, ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन लगता है। अब वो अपने को एक एक करके सिखा रहा है। अब अपने को सिखा रहा है एपी एज आरएपी, बोलो ये अपन ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा शायद। स्ट्रेटजी के पहले कुछ मेंटर्स कंसीडर करने पड़ते हैं, उसमें से एपी एज आरएपी और ओपी एज आरएपी है। वेरी गुड, ठीक है। चल तो अभी आते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में इंक्लूड, देखो क्या लिखा है, कितना सही लिखा है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, मतलब एपी एज अ आरएपी। तो इसको सब्स्टिट्यूट करके भी आगे लिखा होगा कई लाइफ में, एपी एज अ एफएपी। मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं कि ये जो एपी है, ये जो इंक्वायरी है, ये ऑब्जर्व, ये सेम प्लेयर्स है। ये आईपीएल में खेलते दूसरी टीम से और नेशनल टीम में अलग खेलते, ये बोलने को सब प्लेयर्स हैं, वैसा ये सारे प्रोसीजर है। आईपीएल के टाइम पे आरएपी में खेलते और नेशनल टीम में एफएपी में खेलते। समझ में आ रहा ना। एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड एज आरएपी में इंक्लूड, अब एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या क्या इंक्लूड होगा, फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड स्क्वायर फुटेज ऑफ सेलिंग स्पेस और वॉल्यूम ऑफ गुड्स सोल्ड। बोलता है एपी में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड होती है
और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड होती है। ये गलती मत करना कि आप एनालिटिकल प्रोसीजर जो लगाते हो वो सिर्फ एपी पे लगाते हो, ये गलती मत करना। आप एनालिटिकल प्रोसीजर आप जो एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हो वो सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे लगाते हो, ये गलती मत करना। वो फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल दोनों इंफॉर्मेशन पे एनालिटिकल प्रोसीजर लगती है। एनी एग्जांपल कि नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे लगेगी? अभी सुनो, एनालिटिकल प्रोसीजर जो है ये क्या करती है, इसका कुछ भी काम नहीं है, ये सिर्फ रेड फ्लैग देती है। क्या देती है कि यार ये नंबर मेरे को अटपटा लग रहा है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो पिछले साल का सेल्स भी 100 करोड़ है, इस साल का सेल्स भी 100 करोड़ है। पिछले साल का कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 50 करोड़ था, इस साल का कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 80 करोड़ है। यहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओगे तो एक रेड फ्लैग आ गया। रेड फ्लैग ये आया कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट सेल्स सेम है, तो रॉ मटेरियल भी 50, 55, 45, 52, यार मैं इंग्लिश बोलता हूँ, 55, 52, 48, 45 इसके आसपास ही रहना चाहिए। 50 का एकदम, अरे रुकना एक मिनट, तुम्हारा अलग ही। 50 का एकदम से 80 हो गया तो कोई भी रीजनेबल पर्सन रुकेगा ना एक बार कि इतना कैसे बढ़ गया। हाँ, अगर कोई जस्टिफिकेशन उसके लिए है तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या हुआ, गलती से ऐसा अनुश्री ने आज 1 जीरो कम ले लिया था, उन्होंने एंट्री मारते मारते 1 जीरो ज्यादा ले लिया। पॉसिबल है ना, ऐसी कोई मिस्टेक से तो आइडेंटिफाई हो जाएगा, राइट। तो एनालिटिकल प्रोसीजर का काम क्या है, रेड फ्लैग, कि यहां एक बार ध्यान दे दो। इसके लिए ही एनालिटिकल प्रोसीजर इंडिया का फ्यूचर है, क्योंकि इतने वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शन में आप इंस्पेक्शन इंक्वायरी कुछ नहीं कर सकते। आपका एक ही प्लेयर काम आएगा, उसका नाम है एपी, ठीक है। अब सुनो, जो मैंने एग्जांपल दिया ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जांपल है, अग्रीड ना। रॉ मटेरियल कंज्यूम भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही थी। अब सुनना, मान लो अपन ने कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स लीज पे दिया, ठीक है, उस एरिया में पर स्क्वायर फुट भाव चालू है 1000 रुपए, ठीक है, और हमने जो एरिया भाड़े पे दी वो 1000 स्क्वायर फीट थी। पर स्क्वायर फीट भाव कितना चालू है, 1000 रुपए। एरिया कितनी भाड़े पे दी, 1000 स्क्वायर फीट, बराबर है। तो भाड़ा कितना बनना चाहिए, 10 लाख बनना चाहिए। सब लोग अग्री करते हैं बात से, भाड़ा बना 20 लाख, ठीक है, आपके पीएनएल में लिखा है 20 लाख, ठीक है ना। अब ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन सी है, पीएनएल वाली है, लेकिन कितना स्क्वायर फीट भाव चालू है, कितना स्क्वायर फीट आपने रेंट पे दिया, ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आपके आता है कहीं फाइनेंशियल में स्क्वायर फीट कितना भाड़े पे दिया या पर स्क्वायर फीट कितना भाव है, जो चीज फाइनेंस में नहीं आती है, जो चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आती है वो नॉन फाइनेंशियल है। अभी आप देख रहे क्या, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज करके आप एक एस्टिमेट बना सकते हो अमाउंट का, और फिर उस अमाउंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अमाउंट से टैली कर सकते हो, और वहां पे जनरेट हो गया रेड फ्लैग कि 1000 पर स्क्वायर फीट था और 1000 स्क्वायर फीट आपने दी थी, 1000 into 1000 10 लाख का भाड़ा आना चाहिए था, आपके पीएनएल में 20 लाख दिख रहा है। एनालिटिकल प्रोसीजर ने रेड फ्लैग निकाल के बाहर फेंक दिया, चेक कर, समझ में आया। इसके लिए बोलता। अब ऐसे ही तुम देख लो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, है ना, पर एम्प्लॉय मान लो एवरेज सैलरी लाख रुपए है और कंपनी के 50 एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना आना चाहिए, लगभग 50 लाख, ठीक है, वो आ रहा है 1 करोड़, रेड फ्लैग। कहने का मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म्ड एज आरएपी may include financial as well as non financial information। पहला पॉइंट क्लियर है क्या सबको, हाँ क्लियर है। तो पहला पॉइंट इज अबाउट इंफॉर्मेशन। एफ एंड एनएफ, ठीक है। दूसरा, एनालिटिकल प्रोसीजर में हेल्प, बोलो, अरे यार, एनालिटिकल प्रोसीजर में हेल्प, बोलो, वापस से, बोलते बोलते फील करना है, उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर में हेल्प, किस चीज में हेल्प करेगा, टू आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस दैट माइट इंडिकेट मैटर्स दैट हैव ऑडिट implication।
जो शायद इंडिकेट कर दे आपको ऐसे मैटर्स जहां पे ऑडिट इंप्लीकेशंस रहेंगे। ऑडिट इंप्लीकेशंस का मतलब कि ऑडिटर के लिए वो बहुत जरूरी है, हो सकता है उस कारण से आपको आपकी रिपोर्ट गंदी करनी पड़े, नेगेटिव रिपोर्ट देनी पड़े, ठीक है, दैट्स पॉसिबल, है ना। तो क्या है, पहला क्या बोलता है वो, एपी एज आरएपी इंक्लूड्स बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इंक्लूड्स बोथ, ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर helps identify unusual transactions and such transactions may have audit implications। तीसरा यहां पे आप लिख दो अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस, अनयूजुअल ठीक है ना। अब शायद मैं लिखूं ना सर मार्जिन में, however when such analytical procedure use data aggregated at a higher level ब्रैकेट में which may be the situation with analytical procedure performed as RAP, the results of those analytical procedures only provide a broad initial indication about whether a material misstatement may exist। कितना सही पॉइंट है ये, सुनो बात को समझो। अभी ए बोलता है एपी दो जगह लगता है, एक लगता है आरएपी पे, एक लगता है एफएपी पे। अब जब एफएपी होता है ना बेटा, तो वो एक एक असर्शन का होता है, डेटर का अलग होता है, इन्वेंट्री का अलग होता है, पीपी का अलग होता है, असर्शन, ठीक है ना। अलग अलग असर्शन के लिए अलग अलग एफएपी लगता है ना। अब समझो फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री के लिए लगेगा आपका ऑब्जर्वेशन का एफएपी, है ना, इंस्पेक्शन का एफएपी लगेगा उसमें, करेक्ट है। वही अगर डेटर है तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन वाला प्रोसीजर लगेगा। तो हर एक असर्शन पे अलग अलग प्रोसीजर लगेगा। अब जब अपन एफएपी करते हैं ना असर्शन लेवल पे, तो वहां क्या होता है, डेटा थोड़ा निचले लेवल का होता है ना। डेटर में डेटर का इंफॉर्मेशन होगा, पूरे कंपनी का थोड़ी होगा। लेकिन जब आप आरएपी करते हो, तो आरएपी आप नॉर्मली एक एक असर्शन का नहीं कर सकते हैं, तो आप ऑडिट छोड़ो आरएपी करते रह जाओगे। तो आरएपी थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। तो बोलता है आरएपी में नॉर्मली जो डेटा जो 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 आप एनालिटिकल प्रोसीजर को देने वाले हो, जो डेटा आप एनालिटिकल प्रोसीजर को देने वाले हो, वो डेटा एग्रीगेटेड है हायर लेवल पे, मतलब वो एफएस लेवल पे एग्रीगेटेड है ना। अब मैंने आपको क्या बोला था कि 100 का सेल्स था, 100 का सेल्स था, लेकिन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का जो 50 था और 80 हो गया। लेकिन अगर आप इसका ब्रेकअप देखोगे एट द टाइम ऑफ एफएपी, तो 100 के सेल में 20 तरीके के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, उनकी अलग अलग रॉ मटेरियल्स हैं, करेक्ट है। हो सकता है किसी एक प्रोडक्ट में इशू है, बाकी सबका लगभग मैच हो रहा है। लेकिन हम जब आरएपी करते हैं तो हम डेटा को एग्रीगेटेड लेवल पे देखते हैं, पूरा सेल्स पुट टुगेदर देखेंगे, है ना, पूरे डेटा पुट टुगेदर देखेंगे, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पुट टुगेदर देखेंगे। तो बोलता है जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर को डेटा देने वाले हो आरएपी के स्टेज पे, वो डेटा नॉर्मली होता है एग्रीगेटेड एट हायर लेवल, बोलो करेक्ट है। अब इसके कारण क्या होगा, आपको आरएपी के स्टेज पे एनालिटिकल प्रोसीजर सिर्फ एक ब्रॉड इंडिकेशन देगा कि यहां पे ROMM हो सकता है, आपको वो कॉन्क्रीट इंडिकेशन नहीं दे पाएगा। समझ में आया पॉइंट, सबके समझ में आया क्या, ठीक है। वापस समझाता हूं। एपी जब आप आरएपी के स्टेज पे लगाते हो, एपी बिना डेटा के कुछ है क्या। पहली बात बोली इंक्लूड फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल, बिना डेटा के एपी कुछ है क्या। तो आप जब आरईपी के स्टेज पे डेटा देते हो ना, वो डेटा रहता है हायर लेवल पे, उसमें ब्रेकअप नहीं होता चीजों का, ठीक है। जब आप हायर लेवल पर डेटा देते हो ना, तो वो भी एक ब्रॉड इंडिकेशन देता है कि यहां आरएमएम हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप एफईपी लगाओगे तो हो सकता है जब अंदर घुसोगे आपको समझ में आएगा कि पूरे पे प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ किसी एक दो आइटम में प्रॉब्लम है ना। लेकिन इनिशियली वो आइडेंटिफाई कर सकता है कैसा,
तो इनिशियली वो बोलता था कि पूरा डेटर जो है वो ROMM के दायरे में है। अब जब डेटर पे तू FAB लगाएगी तब तक समझ में आएगा कि पूरा डेटर में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये 2 से 3 डेटर है विजय माल्या नीरव मोदी, यहां प्रॉब्लम। समझा? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बोलता है हाउएवर, बोलो समझ के बोलना, हाउएवर when such analytical procedure use data aggregated at a high level, which may be the case at the time of RAP, the results of those analytical procedures which are based on higher level aggregated data only provide a broad initial indication about ROMM। समझा? सबको समझाना? यहां पे मार्जिन में लिख दो हायर लेवल डेटा एंड ब्रॉड इनिशियल इंडिकेशन। हो गया? ठीक है, अब सुनो आखिरी लाइन और सबसे ज्यादा प्यारी लाइन है। ठीक है, यहां तक तो सबको क्लियर है, कंसेप्चुअली एकदम क्लियर है। ठीक है, अब देखो आगे। अब क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ आपको ब्रॉड लेवल इंडिकेशन दे सकता है, तो आप सिर्फ एपी के इंफॉर्मेशन के ऊपर भरोसा करोगे क्या? तो बोलता है कि इसके लिए आप क्या करना, एपी की इंफॉर्मेशन के साथ साथ में जो दूसरी इंफॉर्मेशन आपने आरईटी के स्टेज पे इकट्ठा करी है, उन दोनों को कंसीडर करके आप अपना आगे का प्लान समझना। अकॉर्डिंगली ऐसे केसेस में consideration of other information that has been gathered when identifying risk of material misstatement, बोलो accordingly in such cases consideration of other information that has been gathered at RAP stage या फिर while identifying risk of material misstatement along with the information produced by analytical procedures, other information plus information produced by analytical procedures। ठीक है, may assist auditor in understanding the results of analytical procedures। ठीक है ना? फाइनली एनालिटिकल प्रोसीजर के नतीजे समझते समय ऑडिटर को एनालिटिकल प्रोसीजर से इंफॉर्मेशन जो निकली है वो भी कंसीडर करना है, और अदर इंफॉर्मेशन जो उसने गैदर करी है वो भी कंसीडर करना है, फिर ही वो सही तरीके से एनालिटिकल प्रोसीजर के नतीजों को समझ पाएगा। क्लियर है? एकदम क्लियर है? पक्का? मतलब आपने इंक्वायरी करी होगी ऊपर, इंक्वायरी से कुछ इंफॉर्मेशन गैदर हुआ होगा, इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं उससे कुछ गैदर हुआ होगा, तो वो भी आप कंसीडर करना, प्लस एपी का भी कंसीडर करना फाइनली जब आप एपी के नतीजों को ढूंढ रहे हो उसमें। क्लियर एकदम? है ना? एग्जाम में क्वेश्चन आया, देखो अभी तक मैं बिल्कुल भी फास्ट नहीं जाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये यही का यही सीमेंट हो जाए एकदम। हमने क्या देखा? कुछ भी नहीं देखा। हमने देखा कितने तरह के रिस्क होते हैं, वो सेगमेंट अलग है। फिर हम आए ऐसे 315 का गेट खोला, और ऐसे 315 का नाम है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट by understanding the entity, environment and relevant internal control। उसमें हमने देखा कि जब while auditor is identifying and assessing the risk of material misstatement, उसको क्या क्या कंसीडर करना है? तो उसकी जगह आइडेंटिफाई करना है रिस्क, ठीक है, असेस करना है एट एफएस लेवल, असेस करना है एट व्हाट कैन गो रॉन्ग एट असर्शन लेवल, और तीसरा फिर कितना मिसस्टेटमेंट, लाइक्लीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट एंड मैग्नीट्यूड उसका क्या है। ठीक है, समझ में आया? अब मैं चालू हो गया, ये तो हो गया पहला इनिशियल क्वेश्चन कि जब वो आइडेंटिफिकेशन कर रहा है तो क्या क्या कंसीडर करना है। अब वो बोलता है कि आरएपी में प्रोसीजर कौन से होते हैं? आरएपी में प्रोसीजर 4 होते हैं। एपी होता है सर,
इंस्पेक्शन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, इंक्वायरी होता है। सबसे पहले इंक्वायरी किया। इंक्वायरी सर हम करेंगे 6 लोगों से, बराबर है, उससे हमको 6 तरह की इंफॉर्मेशन मालूम पड़ेगी। उसके बाद में हम एपी पे आए, एपी एज आरएपी, उसमें हमको 3 पॉइंट का आंसर मिला। ठीक है सर, पहला एपी इंक्लूड्स फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या बात है, एपी इंक्लूड्स फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दूसरा पॉइंट क्या था, अनयूजुअल, लेफ्ट वाली मार्जिन ध्यान में रखो, ठीक है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, और तीसरा मैंने लिखा है ना, हाई लेवल एंड ब्रॉड इंडिकेशन, दैट्स इट, ये 3 पॉइंट है। तो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल उसका क्या था कि टू इंक्लूड्स फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल। दूसरा अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस, एनालिटिकल प्रोसीजर हेल्प्स आइडेंटिफाइंग अनयूजुअल ट्रांजेक्शन दैट मे हैव इंप्लीकेशन ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट, सिंपल। तीसरा, एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाइड एज आरएपी आर नॉर्मली बेस्ड ऑन डेटा विच आर एग्रीगेटेड एट हायर लेवल। बोलो, मन से बोलो, बोलो ना, मन से बोलो, बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो, आता चलता हमने, बोलो। यूज डेटा एग्रीगेटेड एट हायर लेवल, ठीक है, हेंस दे प्रोवाइड ब्रॉड इनिशियल इंडिकेशन। हेंस ऑडिटर, ठीक है, ऑडिटर वाइल इवेल्युएटिंग, बोलो, ऑडिटर वाइल इवेल्युएटिंग रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, results of analytical procedure should consider other information as well as information obtained from analytical procedures, as well as information obtained from analytical। हो गया क्या लन, ठीक है। 3 कीवर्ड्स है एपीएस आरएपी के, पहला फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस और हायर लेवल एग्रीगेटेड डेटा और ब्रॉड इनिशियल इंडिकेशन। उसके नीचे लिखना है तो लिख दो यूज अदर इंफॉर्मेशन ऑल्सो। पूरी टेस्ट में ना एक चीज बहुत नोटिस हुई कि बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग कीवर्ड्स को पकड़ पा रहे थे, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कीवर्ड्स डाला भी है, ठीक है। ओवरऑल टेस्ट का जो फीडबैक है वो हमारा बहुत पॉजिटिव है, मतलब मोटा मोटा सभी को मिनिमम 50% मार्क्स तो मिला ही है, ठीक है। कुछ लोगों को 70-80% मार्क्स भी मिला है बिकॉज ऑफ द एक्यूरेसी। द ओनली थिंग इज कि जो एसआरई वाला क्वेश्चन है किसी ने भी उसमें नंबर मेंशन नहीं किया, एसआरएस वाला क्वेश्चन, सॉरी, एसआरएस 4410 4400, ये नंबर 4400 4410 ये नंबर डालना चाहिए था, मैंने बोला भी था कि ये नंबर डालना पड़ेगा। उसके अलावा 50% लोगों ने उस क्वेश्चन में ऐसे, किसी ने ऐसे ई भी लगा दिया, किसी ने एस आर ई लगा दिया, जबकि एस आर ई मैंने बोला है कि दैट इज अ रिव्यू एंगेजमेंट, है ना, वो इट इज बेस्ड ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का आप एज गुड एज रिव्यू कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि वो क्वार्टर का है और ऐसे पूरे ईयर का है, तो उसमें ऐसा ही कैसे आएगा मैं समझ नहीं पाया। कुछ लोगों ने ऐसे ई भी लिखा है और बहुत सारे लोगों ने सही आंसर लिखा है कि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर मैंने कम से कम 7 से 8 पेपर में देखा, इतना मन खुश हो गया क्या कि ये वर्ड देख के खुश आ गया एकदम, ये आगे पीछे देखने का काम ही नहीं है, फटाफट टिक करना है, ठीक है। फिर उसमें एक और वर्ड डाला बंदों ने, वो था कंपाइलेशन, नॉट ओनली अथर्व, बहुत सारे लोगों ने कंपाइलेशन है, वो देख के मजा आ गया, ठीक है। कुछ लोगों से पर्सनली डिसअपॉइंटेड हूं, ठीक है, बट मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को पता है आप लोग कम बैक करोगे, ठीक है। जिन जिन लोगों से अपेक्षा है सभी से है, कुछ लोगों से अपेक्षा से कम मार्क है, मैं चाहता हूं कि वो चैप्टर नंबर 2 में पूरा जोश डाल दे, ठीक है। बेहतरीन टेस्ट, बेहतरीन मजा, यही मौका है चैप्टर नंबर 2 को सीमेंट करने का। चैप्टर नंबर 1 के भी एमसीक्यू आएंगे, एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव नहीं। आखिरी चीज कंटिन्यू करने के पहले, कंटिन्यू करना है मेरे को, बहुत टाइम जा रहा है, लेकिन ये भी मेरे को डिस्कस अभी नहीं करूंगा, तो आधे घंटे बाद करूंगा। एमसीक्यू, एमसीक्यू में कुछ कुछ लोगों के मार्क्स बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग, 3 के नीचे 4 के नीचे तो एमसीक्यू में मार्क्स ही नहीं होने चाहिए 5 में से। जिन जिनको 4 और 5 में से 5 है उन्होंने अच्छा किया है, 3-2 एक्सेप्टेबल नहीं है, दैट मीन्स आपने क्वेश्चन की रीडिंग बराबर नहीं करी, ठीक है। आखिरी चीज, जो पहला वाला क्वेश्चन था, आईसीए ने जब वो क्वेश्चन पूछा था ना, दैट क्वेश्चन वाज ओनली अबाउट नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, वो वाला लिमिटेशन ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन, और सब ने पूरा लिखा, बट इट इज फाइन,
क्योंकि एग्जाम में गैस नहीं हुआ और आपने पूरा भी लिखा तो मार्क्स नहीं कटेंगे उसके, ठीक है। और सबसे बेहतरीन चीज बिफोर रिज्यूमिंग कि सब ने, पूरी की पूरी क्लास ने, एक जने को छोड़ के, आई थिंक सही शर्मा, आपने कंक्लूजन नहीं किया। आंसर ठीक है, हाँ ये अश्विन है, सॉरी। हाँ, बाकी सब ने कंक्लूजन किया कि ऑडिटर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। वही तो क्वेश्चन था। कुछ लोगों ने, आई थिंक अथर्व ने, किसने पहले कंक्लूजन लिखा है। पहले मत लिखो, लास्ट में लिखो, ठीक है। चल अब आ जाता हूं मैं ऑब्जर्वेशन। अब ये मेरा तीसरा पार्ट है, ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन। एग्जाम्पल ऑफ सच ऑडिट प्रोसीजर इंक्लूड ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब आप ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन कर रहे हो तो किसका करोगे? आप करोगे एंटिटी के ऑपरेशंस का। अब सर ये ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन ना साथ वाला पॉइंट है, या आप ऊपर देखेंगे तो पॉइंट लिखा भी साथ में था, इनके पॉइंट भी मोटा मोटा सेम है। तो आपको यहां पे पूछ क्या रहा है कि अनुश्री एग्जाम्पल दो, ठीक है, कि ये जो ऑडिट प्रोसीजर है ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन का, ठीक है, इनमें क्या क्या आएगा, है ना। आप किन किन चीजों का बोलो, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन करोगे। वापस बोलो, किन किन चीजों का आरईबी के स्टेज पे ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन करोगे। देखो आरएपी अपने लिए इजी वर्ड है, वो लोग आरएपी को सिनोनिम के तौर पे क्या लिखेंगे, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग, ROMM, बाय अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड एनवायरमेंट, इसी को आरएपी बोलते हैं, ठीक है। ओके, अभी देखो किन किन चीजों का ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन करना है। पहला एंटिटी के ऑपरेशन का, लॉजिकल पॉइंट है, एंटिटी के ऑपरेशन का तो ऑब्जर्वेशन करोगे ही ना। डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स, कॉमनली चाहे सेल का डॉक्यूमेंट हो, चाहे पीपीई का डॉक्यूमेंट हो, चाहे इन्वेंट्री का डॉक्यूमेंट हो, किसी भी चीज का डॉक्यूमेंट हो, किसी भी चीज का रिकॉर्ड हो, इंस्पेक्शन करते हैं ना डॉक्यूमेंट का, ठीक है। उसके बाद में एंटिटी के प्रीमाइसेस का, एंटिटी के प्लांट फैसिलिटीज का, वही ऑपरेशन वाली बात हो गई, है ना। उसके ऑपरेशन का ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन कर लिया, उसकी प्लांट फैसिलिटीज का कर लिया, उसके प्रीमाइसेस का कर लिया, ठीक है। उसके बाद में रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट, जैसे कि क्वार्टरली मैनेजमेंट रिपोर्ट और इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। जो भी रिपोर्ट्स मैनेजमेंट ने बनाया है या TCWG ने बनाया है, ठीक है, इन दोनों ही रिपोर्ट्स का आप इंस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशन कर लोगे, करेक्ट है। ये 4 एग्जांपल है ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन। क्या आप किन किन चीजों का ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन करोगे आरएपी के स्टेज पे, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, लर्न करो। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट और TCWG, एक्चुअली ये बाद में आएगा, मैं आपको सिखा देता अभी। देखो मैनेजमेंट मतलब आकाश अंबानी, ठीक है, जो बोर्ड में बैठे हैं। TCWG मतलब मुकेश अंबानी, रतन टाटा, जो बोर्ड पे नहीं है, ठीक है, लेकिन वो है, सबसे ऊपर है। अभी लीगल लेवल बताऊं तो क्या होता है कि कंपनी का बोर्ड अलग होता है, ठीक है ना। और फिनेंस के बंदों के लिए मैनेजमेंट अलग होगा। मतलब जैसे कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, इनमें सब बैठे हैं, आपके डायरेक्टर, HR, फाइनेंस, CMD, ये वो सब बैठे हैं, ठीक है। इनके नीचे एक और लेयर है, यहां सारे फाइनेंस से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, सब फाइनेंस के जुड़े हुए लोग हैं। इन लोगों का काम है FS प्रिपेयर करना, है ना। तो हमारी लड़ाई इनसे रहेगी, डायरेक्टली इनसे रहेगी क्या, नहीं, इनसे रहेगी। ये अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ये कुछ कर रहे, तो हम इनको बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया बात। तो वो आपको आगे ये भी बोलेगा
मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी इफ एनी। इसका मतलब ये जी बहुत सारी कंपनी में ये दोनों एक ही होते हैं, ये दोनों मतलब वही बोर्ड जो है वही मैनेजमेंट है और वही टीसीडब्ल्यूजी है। उसी बोर्ड पे मुकेश बैठा है, उसी बोर्ड पे आकाश भी बैठा है, तो इसमें यही मैनेजमेंट है और यही टीसीडब्ल्यूजी। लेकिन जिस कंपनी में मैनेजमेंट का लेयर अलग बनाया है उसके ऊपर टीसीडब्ल्यूजी का लेयर अलग है, इसके लिए वो दोनों बनते। ठीक है, तो कैसे लर्न करेंगे? दो एंटिटी के हैं, फिर डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड और रिपोर्ट। ठीक है, दो इंस्पेक्शन, दो एंटिटी के, एंटिटी का ऑपरेशन देखूंगा, प्लांट फैसिलिटीज देखूंगा और प्रीमाइसेस देखूंगा, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड देखूंगा और रिपोर्ट देखूंगा। रिपोर्ट किसकी रहेगी? मैनेजमेंट की रहेगी या फिर टीसीडब्ल्यूजी की रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। मैंने एपीएस आरएपी का लिखा है क्वेश्चन। While identifying the risk of material misstatement through obtaining understanding of the entity and its environment, while identifying risk of material misstatement through obtaining understanding of entity and its environment, auditor applies analytical procedures as risk assessment procedures. Full stop. State how, state what role AP plays at this stage. What role AP plays at this stage. ठीक है, इसमें आप है ना फोर पॉइंटर जगह छोड़ देना, 4 एरो। प्रोसेस समझ लो, बाद में बोलना मत मेरा लर्न नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा। क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, आंसर के लिए जगह छुटवा रहा हूं, घर पे उसको लर्न करना है या क्लास में ही लर्न कर लेना है। ठीक है, और बिना देखे एरोज फिल करना है। दिस शुड बी द प्रोसेस। ठीक है, आधा पेज छोड़ दो। अब इंक्वायरी का सेम क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन भी नहीं लिख पा रहा हूं, सॉरी ऑब्जर्वेशन का और इंस्पेक्शन का सेम क्वेश्चन रहेगा। नहीं नहीं, क्वेश्चन दूसरा रहेगा, सॉरी, लिखो क्वेश्चन लिखो, सॉरी एग्जांपल है ना। State some of the examples of which you will do observation and inspection at RAP stage. एग्जाम्पल ऑफ है ना एरिया आएगा, एग्जाम्पल ऑफ एरिया। स्टेट सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एरिया ऑफ विच यू विल डू ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन एट आरएपी स्टेज। आप जब आरएपी स्टेज लगा रहे हो उसमें इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन लगा रहे हो, तो कौन सी एरिया का आप ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन करोगे, उसकी कुछ एग्जाम्पल दो। ठीक है, डन है। यहां पे 315 का प्रिलिमिनरी पार्ट खत्म है, इसके आगे आई डोंट थिंक 315 का कुछ है भी। ठीक है, खत्म हो गया। 315 इतना ही है इंटर में। ठीक है ना, अब अगला ऐसे आता है 320। क्या आता है? लिखो अपनी नोट्स में, जगह छोड़ दो, हेडिंग डाल दो ऐसे 320। तो अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए अपने? एक तो रिस्क वाला हो गया है ना, उसके बाद में 315 में कितने थे? एक तो पहला अगर वो लगा रहा है, अगर वो आइडेंटिफाई कर रहा है रिस्क, तो क्या क्या कंसीडर करना है ना, एक तो वो था। उसके बाद में फिर अब प्रोसीजर थे, तो 3 क्वेश्चन प्रोसीजर के हो गए, मतलब 315 में टोटल 4 क्वेश्चन। ये अंडरस्टैंडिंग दिमाग में रखना कि 315 में कितने क्वेश्चन है। ठीक है, 320 आ जाओ। ऐसे 320 मटेरियलिटी,
मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, नाम लिखो ऐसे का, मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। हाँ बराबर है, ठीक है। अब सुनो, नाम से काम समझते हैं, जैसे हमने 315 में समझा था वैसे ही 320 में नाम से काम समझेंगे। क्या काम है 320 का, काम क्या है? प्लानिंग करते वक्त ऑडिट की, ऑडिट को परफॉर्म करते वक्त हमने बार बार बोला है कि मटेरियलिटी, मटेरियल, हमने हर बार मिसस्टेटमेंट के सामने एक वर्ड जोड़ा है, उसका नाम है मटेरियल। जोड़ा है ना, ठीक है, जोड़ा है ना। तो ये मटेरियल के ऊपर गाइडेंस आपको ऐसे 320 देता है कि आप कैसे बोलोगे कि कोई चीज मटेरियल है, कोई चीज। हमने इसके पहले कहां सीखा है, क्या था उसका डेफिनेशन? टू इन्फ्लुएंस द यूजर्स डिसीजन। क्या मटेरियल का कोई पैरामीटर दिया था क्या? 5%, 10%, 1%, 2%, कुछ दिया था क्या? बोला था मटेरियल का कोई डेफिनेशन नहीं है, हर वो चीज को मटेरियल बोला जाएगा अगर उस चीज से यूजर का डिसीजन अफेक्ट हो रहा है तो। बराबर है, ये बॉक्स पढ़ो। बराबर है, उनको मटेरियल कब बोलेंगे? 320 क्या बोलता है? मटेरियल कब बोलेंगे? जब वो इंडिविजुअली, मतलब एक मिसस्टेटमेंट या फिर 10 मिसस्टेटमेंट मिला के इंडिविजुअली या फिर एग्रीगेट में वो इकोनॉमिक डिसीजन किसका, यूजर्स का इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके, अच्छा है ना, डेफिनेशन सेम है। अलग अलग होती तो कंफ्यूजन बढ़ता, प्लस 2 लर्न करना पड़ता। ये तो सिंपल हो गया एकदम, ठीक है। ठीक है, ओके। अब देखो, मटेरियलिटी इज नॉट ऑलवेज अ मैटर ऑफ रिलेटिव साइज। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है पूरे इंडिया में। सबको लगता है कि मटेरियलिटी का मतलब साइज होता है, जो चीज साइज में बड़ी वो मटेरियल। ये कॉमन मिसकंसेप्शन है, सिर्फ वो नहीं होता मटेरियल। कोई चीज साइज में छोटी भी है लेकिन उसका इंपैक्ट बड़ा है। से फॉर एग्जांपल, अगर कोई ज्वेलरी के शॉप से चोरी हो गई है ना, एक चोरी हुई है, वो चोरी हुई है 10 करोड़ रुपए की। रात में 5-6 चोर आए, पीछे से दीवार तोड़े, सब इकट्ठा करके ले गए, 10 करोड़ रुपए की चोरी हुई। तो ये साइज हो गया, ये तो मटेरियल रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। अब मान लो कोई चोर वोर नहीं आए, ठीक है, कोई आंटी आई, वो ज्वेलरी देख रही थी, एम्प्लॉय का ध्यान नहीं था, एक छोटा सा जो उंगली का छोटी उंगली का कड़ा है वो उन्होंने रख लिया। उसकी वैल्यू थी मान लो 10,000 रुपए। कितनी थी? 10,000। ठीक है, वो 2 दिन बाद में मैनेजमेंट को मालूम पड़ा। अब मैनेजमेंट, ठीक है ना, जाने दे, इसके लिए अगर मैं पुलिस वालों को FIR करूंगा, ये करूंगा, पुलिस वालों को खिलाने में पैसे लग जाएंगे उससे ज्यादा, जाने दे, उसके नसीब वो लेके गई, है ना। इसको मटेरियल मत बोल, इसको मटेरियल मत बोल। उतने में आया ऑडिटर, तो क्या हुआ? अरे छोटी सी चोरी हुई है, इनको कुछ काम नहीं है, ये चोरी को छोड़ो। अरे ठीक है, चलते रहता धंधा है ये तो। बोले सर चोरी काहे की हुई? अरे वो एक औरत आई थी, हमने कैमरे में देखा, उसने एक छोटी सी वो अंगूठी थी वो लेके गई। जाने दो, बोल जान दो, अभी बात को बढ़ाओ मत। ऑडिटर बोलता सर आप गलत बोल रहे हो। बोले क्यों? सर आप अगर आज इसको नजरअंदाज कर दोगे ना, कल ये चोरी बड़ी हो सकती है। आपको क्या पता ये मिली भी है? आपकी एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय देख रही है ऑडिटर को कि ये मेरे पे कैसे इल्जाम डाल रहा है। तो ऑडिटर बोला सर आपको पता है इसके पहले कितनी चोरी हुई होंगी? आपको पता है आगे कितनी हो सकती है? दैट मीन्स आपके कंट्रोल में कोई फ्लॉ है, आपके इंटरनल कंट्रोल में कोई फ्लॉ है। मैडम आप रोज यही इसी काउंटर पे दिखाते हो क्या सबको? बोले हाँ। बोले सर यही प्रॉब्लम है आपका, आप अपने एम्प्लॉय को शिफ्ट करो।
रोज सबका शिफ्टिंग करो, कभी कोई मंगलसूत्र के डिपार्टमेंट में होना चाहिए, कभी कोई अंगूठी केस में होना चाहिए, कभी कोई सिल्वर केस में होना चाहिए, रोज चेंज करो ड्यूटी। बराबर है, क्लियर है ना सर? आप अकाउंटेबिलिटी डाल दो, आपके एम्प्लॉय से पहले से एक डिपॉजिट लेके रख लो कि कुछ भी चोरी हुई दे आर लायबल टू कंपनसेट। सर चोरी होना बंद हो जाएगी। आप समझ रहे हो क्या बात को कि चोरी छोटी सी थी लेकिन उसका नेचर ऐसा था कि वो मटेरियल बन सकती है, वो मटेरियल हो सकती है। समझ में आया बात? ठीक है ना? तो बोलता है कि मटेरियलिटी इज नॉट ऑलवेज अ मैटर ऑफ रिलेटिव साइज। फॉर एग्जाम्पल अ स्मॉल अमाउंट लॉस्ट बाय फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस ऑफ अ सर्टेन एम्प्लॉई कैन इंडिकेट अ सीरियस फ्लॉ इन एंटरप्राइज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिक्वायरिंग इमीडिएट अटेंशन टू अवॉइड ग्रेटर लॉसेस इन फ्यूचर। समझ में आया? ठीक है ना? मतलब सर हर बार मटेरियलिटी रिलेटिव साइज से जज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक स्मॉल अमाउंट की चोरी बाय द एम्प्लॉय मे इंडिकेट अ सीरियस फ्लॉ इन द इंटरनल कंट्रोल ऑफ द एंटिटी एंड इट शुड बी एड्रेस्ड टू अवॉइड फ्यूचर लॉसेस। बराबर बात है? ये 320 की दो डेफिनेशन है। पहला वो बोलता है कि कोई भी जिसको मटेरियल कब बोलेंगे जब मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअली या फिर एग्रीगेट में कुड इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर्स। और दूसरा मटेरियलिटी इज नॉट ऑलवेज रिलेटिव साइज। चलो आपने हेडिंग डाली ना, उसमें फटाफट 2 एरो बनाओ जल्दी से। पहले एरो में लिखो मिसस्टेटमेंट इज मटेरियल इफ इट इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन, और दूसरे में लिखो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ रिलेटिव साइज। हेलो, हाँ जय श्री कृष्ण, बोलिए, गुड मॉर्निंग। बोल। अच्छा कहाँ से? अकोला से? अकोला से? जोधपुर से है क्या? कब है आपका अटेम्प्ट, कब बचेगा? हेलो हेलो, अटेम्प्ट कब है? अटेम्प्ट कब है उनका? अभी ये कमिंग सितंबर? ठीक है ना, ठीक है ना, तो चलेगा चलेगा। मैं ना अभी क्लास में हूँ, मैं क्लास के बाद कॉल करूँ क्या आपको? हाँ हाँ हाँ, हो गया? ठीक है, चलो ये 2 हो गए। अब आ जाओ, अब आते हैं मटेरियलिटी में। ठीक है, ये तो हो गया डेफिनेशन वाला पार्ट। अभी का कोई लाइफ में पूछेगा कि मटेरियलिटी क्या होती है, तो हम क्या बोलेंगे भैया? साइज से मत जाना, नेचर पे जाना उसके। ठीक है, कि वो नेचर कितना बड़ा बन सकता है बाद में, है ना? और दूसरा भैया इकोनॉमिक डिसीजन अगर वो अफेक्ट कर रहा है तो वो मटेरियल है, ये तो मटेरियल नहीं है। ऐसा मत बोलना 1%, 2%, 10%, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओके। अब देखो मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली, है ना? अरे भाई ऑडिट करते के दौरान हमको मटेरियलिटी सेट करनी पड़ती है। अगर हम हर चीज को कंसीडर करते जाए तो ऑडिट होगा क्या? एक मटेरियलिटी सेट करना पड़ेगा ना कि यार 1000 रुपए की एमटी अपन कंसीडर नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक मटेरियलिटी है चीज की, वो मटेरियलिटी कौन सेट करेगा? क्योंकि ऑडिट कौन कर रहा? मैनेजमेंट सेट करके देगा तुमको मटेरियलिटी। तुम तुम्हारी मटेरियलिटी खुद सेट करोगे, मैनेजमेंट खुद की सेट करेगा। यस, अग्रीड, वेरी मच, ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब एएस ऑफन डिस्कसेस द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, हमने देख लिया एएस 1 में, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला पॉइंट तो कुछ भी नहीं है, बोलता है एफआरएफ नॉर्मली मटेरियलिटी के बारे में डिस्कशन करता है। ऑल्दो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में डिस्कस मटेरियलिटी इन डिफरेंट टर्म्स, दे जनरली एक्सप्लेन दैट, है ना? बोलता है वैसे तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में मटेरियलिटी को लेकर तरह तरह की चीज लिखी है, लेकिन अगर मैं सबको समराइज करके बात करूं तो जनरली नीचे दिए गए 3 चीज लिखी है काय में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, है ना? ये वाली बात समझना जरूरी है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर ध्यान रहेगा तो बहुत सिंपल है कि बोलता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में मटेरियलिटी को लेकर बहुत सारी चीजें लिखी है। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में क्यों लिखी होती है? ताकि उसको कंसीडर करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाए। बराबर है? बोले वैसे तो तरह तरह की बात बोली है मटेरियलिटी को लेके, लेकिन जनरली ये 3 बातें बोली है। जनरली ये 3 बातें बोली है। काय में बोली है? काय में बोली है?
पूरी क्लास की आवाज आनी चाहिए। काइन में बोली है, ऐसे में बोली है क्या, काइन में बोली है? क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि नीचे वो बोलेगा जो एफआरएफ में बोली है उसको ही तू ऐसे में समझ ले, इसके लिए उसने आपको एफआरएफ का सिखाया, ठीक है। और इसी के लिए जो ऊपर का डेफिनेशन मैंने आपको सिखाया अभी, वो आपका एएस से मैच कर रहा। क्यों? क्योंकि ऐसे में उनका खुद का कोई डेफिनेशन नहीं है, उन्होंने एफआरएफ से उठाया है। समझ गया बात को, पूरा चक्र समझ में आया? ठीक है, अब सुनो, ये जनरली एफआरएफ मटेरियलिटी के बारे में बोलता क्या है? पहला, मिस स्टेटमेंट्स। क्या बोलता है? मिस स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग ओमिशंस। अरे यार क्यों लिख रहा, काटो उसको। अरे यार मिस स्टेटमेंट में तो ओमिशन एरर सभी आएगा ना, काय के लिए फालतू बात कर रहा है? ठीक है, मिस स्टेटमेंट आर कंसीडर्ड टू बी मटेरियल। बोले मिस स्टेटमेंट को मटेरियल कब बोलेंगे? जब वो इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। ये तो ऊपर पढ़ा सर, बार बार क्यों पढ़ा रहे हो, है ना, उन्होंने पढ़ा है तो कर दो इसको, इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन, हाईलाइट। ठीक है, अब यहां पे लिखने की बारी आ गई है इकोनॉमिक डिसीजन। मैंने मेरी ऑडिट की मेजर पढ़ाई स्पेसिफिकली सीए फाइनल में सिर्फ ये मार्जिन से करी है, सिर्फ मार्जिन से। अगर किसी को इंटरेस्ट होगा कि सर आपने अपने टाइम पे ऑडिट में जो मार्क्स लाए, जो किया, उसका क्या आपने किया, क्योंकि हमारे टाइम पे तो एमसीक्यू होते भी नहीं थे। ठीक है, अब जैसे उसने 5 में से 5 लाया, राइट, तो वो एमसीक्यू का फायदा है, कुछ लिखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाना है। ठीक है, हमको तो पूरा 100 मार्क ले, तो बहुत सारी लर्निंग होती थी। सबसे ज्यादा हेल्प करता है ये साइड में लिखना, वो एक पॉइंट से ना पूरा पॉइंट याद रहता। आप पूरा सेंटेंस लर्न करने जाओगे, बोर भी होगा और होगा भी नहीं। अगर नहीं होगी हैबिट तो डाल लेना, अभी सब चैप्टर जम्मू है, साइड में लिखो, इतना फास्ट रिवीजन होगा तुमको क्या होगा। और यही चीज अपन नोट्स में फेयर कर रहे, उससे कर लो चाहिए तो। चलो, पहला पॉइंट तो हमने पढ़ा हुआ है। दूसरा पॉइंट, जजमेंट अबाउट मटेरियलिटी। बोलो, आर मेड इन द लाइट ऑफ सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस। एक बार फिर से बोल दो, and are affected by the size or nature of misstatement। आएगी अपनी वाली पे डेफिनेशन का दूसरा बात यही था। ठीक है, बोलता है कि मटेरियलिटी को लेकर जजमेंट, बोलो, ये ना सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में लेके किए जाते हैं। आर मेड इन द लाइट ऑफ सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस एंड दे आर जनरली डिपेंडेंट ऑन साइज और नेचर ऑफ द मिस्टेक। क्लियर है? ऊपर जो पढ़ा है वही 2 पॉइंट एफआरएफ ने नीचे बोले, बराबर है। अब देखो कितने होशियार है वो, ऊपर उन्होंने डेफिनेशन खुद का दिया कि ऐसे 320 ये बोलता है, और नीचे एफआरएफ कर दिया और एफआरएफ भी वही बोलता है। पूरे गांव को समझ गया कि तूने कॉपी किया उसका। ठीक है, तीसरा, जजमेंट अबाउट मैटर्स। बोलो, दैट आर मटेरियल टू यूजर्स। वापस से बोलो पूरा, वापस से, जजमेंट अबाउट मैटर्स दैट आर मटेरियल टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना, टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंस। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर है, अपन सारा काम उन्हीं के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यूजर में तो कोई भी हो सकता है। इट कैन बी गवर्नमेंट, इट कैन बी एम्प्लॉई, पढ़ा था चैप्टर 1 में, स्टेक होल्डर्स, करेक्ट ना। तो यूजर, हाँ, तो जजमेंट अबाउट मैटर्स दैट आर मटेरियल, कौन से मैटर मटेरियल है उसको लेके जब आप जजमेंट बना रहे हो, तो आप साइज नेचर तो देखोगे मिस स्टेटमेंट का, करेक्ट है, सराउंडिंग सर्कमस्टेंस भी देखोगे, इकोनॉमिक डिसीजन भी देखोगे। आप एक और चीज देखोगे कि जब आप जजमेंट बना रहे हो कि कौन से मैटर मटेरियल है, कौन से मैटर मटेरियल नहीं है, किसके लिए, यूजर्स के लिए, है ना, वो बनाते वक्त वो काय पे बेस्ड रहेगा पता है आपको? यूजर के कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड के ऊपर। काय पे? कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड पे डिपेंडेंट रहेगा। अब ये पॉइंट आपको समझा दो, सुनो, बात को समझो। कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द यूजर एज अ ग्रुप, ऑफ द यूजर एज अ ग्रुप, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो इंडिया में सभी को चाहिए, उस पर्टिकुलर कंपनी को लेके, उस
इंडिया में सभी को चाहिए। इसका उदाहरण है टेलीकॉम इंडस्ट्री। क्या है? टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड है सारे यूजर्स का एज अ ग्रुप। उसका नाम है ARPU, मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। ये क्या होता है? यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं, कोई 1000 रुपए का पैक मार रहा है, कोई 200 का मार रहा है, पैक मतलब रिचार्ज पैक, ठीक है, 1000 रुपए का पैक मार रहा है, ठीक है, कोई 200 रुपए का पैक मार रहा है, कोई 400 का कर रहा है, कोई 500 का कर रहा है, ऐसे अलग अलग रेट पे करेंगे, 5G 4G 6G जो भी है, करेक्ट है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या है? टेलीकॉम इंडस्ट्री में ये लोग क्या करते हैं, जितना भी अमाउंट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूजर्स, ये निकलता है कि एवरेज पर यूजर हमको कितना रेवेन्यू हो रहा है। करंटली इट इज स्टैंडिंग एट 350 के आसपास, ठीक है। प्री जियो एरा, क्या बोला? प्री जियो एरा दिस वाज अराउंड 800 to 900 to 1000। पोस्ट जियो एरा इट वाज 50 रुपीज 40 रुपीज ऑल्सो, ठीक है। करंटली इट इज स्टैंडिंग एट 350 रुपीज। आर यू गेटिंग मी? ठीक है। जो जियो ने किया है वो एक केस स्टडी है, वो हार्वर्ड में पढ़ाई हुई केस स्टडी है। हमारी भारतीय कंपनी के नाम से आप कितना ही अंबानी को गाली दे दो, लेकिन आप इमेजिन करो, आप एक कपड़े की दुकान खोल रहे हो, है ना, और आप ये बोल रहे हो कि मैं सारे कपड़े फ्री में दूंगा, ठीक है, और आप पूरी अकोला की गिराई खींच रहे हो, सेल्स खींच रहे हो, ठीक है। अकोला लेवल पे भी आप में दम नहीं है करने का। 10 लाख रुपए फूकने का दम है क्या? दम है? कपड़े एक एक टी शर्ट 500-500 का आता है, फ्री में दे सकते क्या? उसने पूरा रिचार्ज फ्री में दिया, ठीक है। जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, वो उसने प्रैक्टिकली किया। मजाक बात है क्या? एक पूरी इंडस्ट्री को शेक कर दिया ना, खत्म हो गए ना पार्टिसिपेंट, यूनिनॉर और यूनिकॉर और डोकोमो सब खत्म हो गए। अरे आइडिया, व्हाट एन आइडिया सर जी। आइडिया मतलब भरोसे का सिंबल था, वो खत्म कर दिया पूरा आइडिया उसने। वोडाफोन, समझ रहे क्या क्या इंपैक्ट है जियो का, ठीक है। इसको बोलते हैं ARPU। अब ये जो ARPU है ना, ये पिछले 10 साल में सबसे इंफॉर्मेशन नीड है, सबसे ज्यादा क्रूशियल इंफॉर्मेशन है किसी भी यूजर के लिए। जैसे ही रिजल्ट आते बाहर स्टॉक एक्सचेंज में, सबसे पहली चीज यूजर देखता है ARPU क्या है, ARPU में ग्रोथ क्या है, और स्टॉक प्राइस सिर्फ और सिर्फ ARPU के बेसिस पे ऊपर नीचे होता है। मतलब जियो ने अगर कोई सब्सिडी खरीदी है ये इसमें, उसका भी कोई इंपैक्ट नहीं रहता। ARPU कितना फ्लक्चुएट हुआ उसका इंपैक्ट आता। अब वो ARPU कितना मटेरियल हो गया, अब वो ARPU में छोटा सा भी चेंज अगर हुआ तो वो मटेरियल माना जाएगा, करेक्ट है। तो ARPU को बोलते हैं कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द यूजर। अब वही अगर मैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी की बात करूं तो क्रूड के रेट, है ना, क्रूड के रेट एक बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो हर एक यूजर को चाहिए कि इस कंपनी ने एवरेज में क्या भाव पे क्रूड खरीदा है। इसको बोलते हैं कॉमन इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द यूजर एज अ ग्रुप। तो बहुत बार जब आप मटेरियलिटी को लेके जजमेंट बना रहे हो कि कौन से मैटर मटेरियल रहेंगे, तो उसमें आप क्या कंसीडर करोगे कि कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड क्या है यूजर की एज अ ग्रुप उस कंपनी के। क्लियर है? सबको क्लियर है? तो अगर हमको कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक क्वेश्चन है भी इसका क्वेश्चन बैंक में कि बोलिए बताइए FRF की, बोलो FRF में मटेरियलिटी को लेके क्या बोला हुआ है? FRF में बराबर है। तो मटेरियलिटी को लेकर 3 चीज बोलिए, 2 चीज तो डेफिनेशन की है, एक कि मटेरियलिटी इज मटेरियलिटी क्या था, सॉरी, 3 चीजें लिखी है ना। सो इन केस ऑफ मटेरियलिटी इट इज मटेरियल, द मिसस्टेटमेंट विल बी कंसीडर्ड मटेरियल इफ इट इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट अफेक्ट द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर। यार मेरे साथ में बोलोगे तो आपको भी लर्न होगा, मेरा थोड़ी एग्जाम है, बोलो। A misstatement will be considered material if it individually or in aggregate affect the economic decision of the user.
ठीक है। सेकंड क्या था, मटेरियलिटी इज जजमेंट अबाउट मटेरियलिटी is not always based on is based on size or nature of the misstatement, करेक्ट है। फिर जजमेंट अबाउट मैटर्स that are material are also dependent on the common financial information needs of the user as a group। हो गया अलग, ठीक है। नॉर्मली जैसा अभी आप कोई अभी सेंसिटिव मैटर चालू है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी एनवायरमेंटल वेस्ट को लेके मैटर चालू है, ठीक है। अब एक फैक्ट्री नदी किनारे है, ठीक है। अब नॉर्मली 10 साल से वो फैक्ट्री उस नदी में कचरा फेंक रही है ना, पाइपलाइन छोड़ी हुई कचरा डालने की नदी के अंदर, लेकिन अभी है ना वहां पे बहुत एनवायरमेंटल इश्यूज चालू है, तो अब वो मैटर तूल पकड़ रहा है ना। अब अभी आज के सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस में भारत सरकार के लिए सबसे मटेरियल मैटर क्या है, एजुकेशन है ना, कि एजुकेशन को आज तक जो नजरअंदाज किया है अब वो नजरअंदाज नहीं करेंगे, ये सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस में। पहले मटेरियल था क्या, पहले मटेरियल था डिफेंस, है ना, पहले मटेरियल था होम मिनिस्ट्री, आज मटेरियल क्या है, एजुकेशन, सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस। वैसे ही उस फैक्ट्री के केस में अभी तक वो वेस्ट छोड़ना मटेरियल नहीं था, लेकिन वो वेस्ट के कारण बहुत ज्यादा हवा हो गई, अब पॉलिटिकल प्रेशर है, अब सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस में अगर जरा सा भी वेस्ट में ऊपर नीचे हुआ तो उसको मटेरियल बोला जाएगा, समझा। तो सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस भी अफेक्ट करते हैं कि कौन सा चीज मटेरियल रहेगा, कौन सा चीज मटेरियल नहीं रहेगा। क्लियर है, ठीक है। क्या आपको क्लियर है ये 3 पॉइंट एफआरएफ का मटेरियलिटी को लेके, ठीक है। लर्न हो गया क्या, मैं बहुत स्लो जा रहा हूं ताकि लर्न हो जाए, यही लर्न करना है आगे। इफ द एएफआरएफ डज नॉट इंक्लूड अ डिस्कशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, बोलो, द कैरेक्टरिस्टिक्स रेफर टू अबव प्रोवाइड द ऑडिटर विद अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आपके एएफआरएफ में नहीं लिखा है मटेरियलिटी को लेके, तो जो हमने अभी लिखा है यही आपके लिए रेफरेंस है, बराबर है ना। अरे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, उसको एएस नहीं लगता मान लो, उसको जो भी एफआरएफ लगता वो एफआरएफ में मान लो मटेरियल के लिए कुछ भी नहीं लिखा है, तो फिर ऑडिटर के लिए ये 3 जो है यही रेफरेंस है, बराबर बात है ना, ठीक है। फालतू सा पॉइंट था। द सर्कमस्टेंसेस रिलेटेड टू सम मिसस्टेटमेंट, द सर्कमस्टेंसेस related to some misstatements may cause the auditor to evaluate them as material even if they are below materiality। बराबर है ना। कुछ चीज भले ही बिलो मटेरियलिटी रहे, लेकिन उस मैटर को लेके जो सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस है कभी कभी बिलो मटेरियलिटी होने के बाद में भी हम उसको मटेरियल मान सकते हैं। ऐसा कोई थंब रूल डेफिनेशन नहीं है, इस पे एमसीक्यू आ सकता है, इस पे एमसीक्यू ध्यान में रखना कि मटेरियलिटी का कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर उस मैटर को रिलेटेड सर्कमस्टेंसेस है, वो सर्कमस्टेंसेस के कारण आप उसको मटेरियल बोल सकते हो इन सम सिचुएशंस, ठीक है, भले ही वो मटेरियलिटी से नीचे क्यों ना हो, भले ही वो मटेरियलिटी से नीचे क्यों ना हो। आगे हम पढ़ने वाले हैं मटेरियलिटी लेवल। क्या पढ़ने वाले हैं, एक लेवल सेट करना, अभी बस वो आ ही रहा है पॉइंट। Although it is not practicable to design audit procedures to detect misstatement that could be material solely because of their nature, the auditor considers not only the size but also the nature of uncorrected misstatement। इसका मतलब है, समझा था। अब आपको मैंने क्या बोला कि मटेरियलिटी कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ साइज एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, बताया ना मैंने। आप खुद बताओ, क्या हम ऑडिट प्रोसीजर बना सकते हैं क्या जो हमको नेचर के बेसिस पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकाल के दे? पॉसिबल है क्या, है ना। मिसस्टेटमेंट तो आंकड़े होते हैं ना, है ना। बहुत हो गया, आपको समझ में आएगा डिस्क्लोजर में, क्योंकि डिस्क्लोजर आंकड़ा नहीं होता, एक वर्डिंग होती है, एक सेंटेंस होता है ना। लेकिन मिस स्टेटमेंट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होते हैं, फिगर्स। अब आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि वो नेचर के बेसिस पे मटेरियल है? पॉसिबल है क्या? तो वो यही बोल रहा है कि हमको पता है कि ये प्रैक्टिकेबल नहीं है, हमको पता है कि ये प्रैक्टिकेबल नहीं है कि आप ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करो, क्यों कि आपको मिसस्टेटमेंट मिले
जो मटेरियल है सोलली उनके नेचर के कारण। आप ऐसा प्रोसीजर डिजाइन नहीं कर सकते, हमको पता है वो चीज, है ना। लेकिन ऑडिटर को ध्यान में रखना है कि इसको, इसके लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि नेचर को कंप्लीटली नजरअंदाज मत करो, है ना। मतलब इससे उसने एक चीज क्लियर कर दी कि आप जब ऑडिट प्रोसीजर बनाओगे तो आप एक मटेरियलिटी लेवल जब डिसाइड करोगे तो वो नॉर्मली साइज के बेसिस पे होगा। किसके बेसिस पे होगा? बराबर है ना। क्योंकि आप नेचर के बेसिस पे ऑडिट प्रोसीजर लगा सकते हो क्या? है ना। आप नेचर के बेसिस पे मटेरियल डिटेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं। समझे बात को। आप ज्यादा में ज्यादा क्या कर सकते हो कि साइज के बेसिस पे आप निकाल लो, है ना, और उस पे आप देख लो उनका नेचर क्या है। बराबर है। मैक्सिमम इतना ही कर सकते आप, मैक्सिमम इतना ही कर सकते। तो उसे साफ साफ बोल दिया अनुश्री कि इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल, इट इज कि आप प्रोसीजर डिजाइन करो कि आपको मिश्रण मिले जो मटेरियल है उनके नेचर के कारण, ये आप नहीं कर सकते, ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। द ऑडिटर कंसीडर्स नॉट ओनली द साइज, ऑडिटर सिर्फ साइज कंसीडर नहीं करता, वो नेचर भी कंसीडर करता है। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, ऐसे मिसस्टेटमेंट्स जो आपने आइडेंटिफाई करे थे लेकिन मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं किए, मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं किए। होता क्या है, समझो बात को। आप मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करते हो, ये कर लिया, ये आप बताते हो मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट क्या करता है, इसमें से बहुत सारे मिसस्टेटमेंट को ठीक कर देता है। अगर उसने ठीक कर दिया तो हमें प्रॉब्लम है क्या? हाँ, उसने ठीक कर दिया फिर भी तो खराब रिपोर्ट देगा क्या? अपना काम क्या था, मिसस्टेटमेंट ढूंढना। अगर ढूंढ के उसने ठीक कर दिया तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ मिसस्टेटमेंट वो अड़ गया, वो बोलता है मैं ठीक नहीं करूंगा, बोलता है मैं ठीक नहीं करूंगा। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल है या मटेरियल नहीं है। समझा? तो ये डिसाइड करते वक्त बोलता है आप सिर्फ साइज मत देखो, आप नेचर भी। समझ में आई बात? इतनी बात है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, ठीक है। ये दोनों चीज ना एमसीक्यू के लिए, इसके लिए मैंने टाइम लेके समझाया, ठीक है, कि सिर्फ साइज नहीं, आप नेचर देखना, ठीक है। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का, जो मिसस्टेटमेंट गौरांग करेक्ट नहीं हुए, यस। उसके अलावा आप ये भी देखना कि आप जो प्रोसीजर लगा रहे हो, आप प्रोसीजर सिर्फ नेचर के बेसिस पे नहीं लगा सकते कि आपको ऐसे मिसस्टेटमेंट मिले, ऐसे मिसस्टेटमेंट मिले जो मटेरियल हो उनके नेचर के कारण। ये मिसस्टेटमेंट ढूंढने के लिए आप प्रोसीजर नहीं लगा सकते, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखो, if there is any statutory requirement of disclosure, it is considered to be material irrespective of the value of amount। बताओ क्या मतलब है इसका?